सो हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में बाइंडिंग वाइन की स्टोरी को जानेंगे। बाइंडिंग वाइन की स्टोरी को जानने से पहले हम उसके कैरेक्टर्स और ऑथर के बारे में जान लेते हैं। बाइंडिंग वाइन की जो राइटर है उनका नाम है शशि देशपांडे एंड जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल उर्मिला, जिसे नोवेल में आगे उर्मी के नाम से जाना गया है। एंड उसके बाद जो है कार्तिक, उर्मिला का बेटा, एंड अनु जो उर्मिला की बेटी है जिसकी 1 साल में ही डेथ हो गई है, एंड वना जो उर्मिला की फ्रेंड है। उसके बाद आ जाते हैं उसके उर्मी के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। उसके बाद जो है करेक्टर अरमित, उर्मिला का भाई, एंड उसके बाद जो इन्नी है वो है उर्मी की मदर, एंड किशोर उर्मी का हस्बैंड, एंड उसके बाद जो है वो है दिवाकर जो मेल सर्वेंट ही है, और उसके बाद अका जो उर्मिला की सास समझ लीजिए, एंड उसके बाद जो मीरा है वो भी उर्मिला की सास ही है, लेकिन जो अका है वो उसकी सेकंड मदर इन लॉ है, और जो मीरा है वो फर्स्ट मदर इन लॉ है। इसके लिए गाइज आपको स्टोरी आगे तक देखते रहना, लास्ट तक, तभी आपको इन करेक्टर्स के बारे में अच्छे से जान पाओगे और स्टोरी अच्छे से समझ पाओगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जो इस स्टोरी की मेन कैरेक्टर है उर्मिला, बाइंडिंग वाइन स्टोरी की, उसे स्टोरी मेन उर्मी नाम से जाना गया है। और जब ये नोवेल स्टार्ट होती है तब हम देखते हैं कि उर्मिला बहुत सैड होती है, क्योंकि जो उसकी बेटी होती थी अनु, उसकी अब डेथ हो चुकी है, और जो 1 साल की थी सिर्फ। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है आपकी। एंड जो उर्मी के हस्बैंड थे किशोर, वो मर्चेंट नेवी में काम करते थे, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम बाहर रहते थे शिप में। घर आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं था उनके पास। इस नोवेल में भी आप देखेंगे कि उनका ज़्यादा जिक्र नहीं है। जो उर्मी है वो एक लेक्चरर है, और वो अपने बेटे कार्तिक और अपनी माँ के साथ बॉम्बे में रहती है। जब ये नोवेल स्टार्ट होती है, उर्मी अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड वना के साथ बातचीत कर रही होती है। वना जो होती है वो उर्मी की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है, उसके साथ साथ उर्मी की सिस्टर इन लॉ भी होती है, क्योंकि वह किशोर की सिस्टर है। उर्मी बहुत ज़्यादा सैड मूड में होती है क्योंकि उसकी बेटी की डेथ हो चुकी है। वना जब उर्मी को ऐसे देखती है तो वो उसे उसका मन बहलाना चाहती है। वना उर्मी से कहती है, क्या तुम्हें याद है कि तुम रानी दुर्ग जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम तुम साइकिल चला रही थी, तुम उससे गिर गई थी और जिसकी वजह से तुम्हारे घुटने पे चोट लग गई थी, परंतु कुछ समय बाद वो चोट खत्म हो चुकी थी। वना की ये बात सुनकर उर्मी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन जो वना थी उसकी फ्रेंड, वो सिंपली उर्मी को दुख के मूड से निकाल कर थोड़े ठीक मूड में लाना चाहती थी, लेकिन उर्मी उसके इस बात पे कहती है कि वो एक छोटा सा इंसिडेंट था और उसका मेरी ज़िंदगी पे इतना बड़ा असर नहीं था। जैसे कि अब उसकी बेटी की डेथ हो गई है, वह लॉस वह उम्र भर नहीं भर सकती। मान लीजिए कोई रास्ते पे चल रहा है और वो चलते चलते गिर जाता है तो उसके पैर पे चोट लग जाती है। माना कि कुछ दिन वो दर्द रहेगा, चोट रहेगी, पर कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो परमानेंट लॉस हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि कुछ दिन बाद फिर से लौट के आ जाएगा, वह परमानेंट लॉस हो जाएगा। इसी बात से उर्मी भी परेशान थी कि उसकी बेटी अब हमेशा के लिए उससे दूर चली गई, क्योंकि उर्मी उसकी बेटी से बहुत प्यार करती थी। उर्मी कहती है कि जो अनु का उसके पास कुछ बचा है वो सिर्फ उसकी याद है, और वह उससे अब दूर नहीं जा सकती, और जो कुछ भी अनु से रिलेटेड मेरे पास था वो अब हमेशा के लिए चला गया है। वो उसकी याद को नहीं छोड़ सकती अब। वना की रानी दुर्ग की बातों से उर्मी को अपनी ग्रैंड मदर दादी की याद आ जाती है, बाईजी। उर्मी अपनी दादी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि वह बचपन में अपनी दादी और दादा बाईजी और अजू के साथ ही रही थी, और वह उनके साथ बहुत खुश थी। लेकिन उर्मी हमेशा एक बात से परेशान रहती थी कि वह अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रही। जो उर्मी का भाई था अरमेट, वो उनके पेरेंट्स के साथ ही रहता था। उर्मी सोचती थी कि यह सब उसकी माँ की वजह से है, और इसी कारण उर्मी अपनी माँ से हमेशा नाराज़गी और गुस्सा रखती थी।
जब हम लास्ट तक पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि उर्मी को पता चलता है कि वो जिस वजह से अपने दादा दादी के साथ रही वो वजह उसकी माँ नहीं बल्कि कुछ और ही थी। जब उसे इन्हीं बताती है उर्मी की माँ कि वह किस कारण से उसके दादा दादी के पास भेजी गई थी, तब उर्मी को रियलाइज होता है कि इसमें उसकी माँ की कोई भी गलती नहीं थी। बहुत समय पहले जब उर्मी छोटी सी बच्ची थी, इन्हीं कुछ काम से घर के बाहर गई और उर्मी को एक भरोसेमंद सर्वेंट दिवाकर के पास रख दिया। लेकिन उस दिन जो उर्मी के पिता थे वो घर जल्दी आ गए और वो जब देखते हैं कि उर्मी को एक मेल सर्वेंट के पास रखा गया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उर्मी को वह अपने माँ पिता के पास भेज देंगे। उर्मी के फादर ने यह डिसीजन उर्मी की माँ को बताए बिना ही बना लिया। अपनी माँ की यह बातें सुन के उर्मी को रियलाइज होता है कि वह अपनी माँ के बारे में जो भी सोचती थी वह गलत है और साथ ही साथ सोसाइटी में कितने ज़्यादा मेल डोमिनेंस पावर है। तब वह सोचती है कि एक माँ को अपने बच्चे से जुदा करने का डिसीजन फादर ने अकेले ही बना लिया और माँ को बताया तक नहीं। और वह सोचती है कि इस बात से उर्मी की माँ को कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। तब जाके उर्मी को रियलाइज होता है कि उर्मी की माँ ने कितना ज़्यादा दर्द सहा और वो भी इतने सालों तक बिना किसी से कंप्लेंट किए हुए। उर्मी की Hi माँ guys, के बारे में please subscribe to my YouTube channel उर्मी and को don't बुरा forget लगता to है। like, comment and share the video. इसके बाद जिस करेक्टर के बारे में हम जानेंगे वो है अक्का, उर्मीज मदर इन लॉ। एक दिन अक्का एक ट्रंक लाती है जिसमें कुछ पुराने पेपर, डायरीज और नोट्स पड़े हुए थे। अक्का उर्मी को बताती है कि यह डायरीज और नोट्स मीरा के हैं और उर्मी इन सब को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि इन सब में क्या लिखा होगा। और जो ये करेक्टर अब आया मीरा, ये किशोर की असली माँ थी और उर्मिज की फर्स्ट मदर इन लॉ। मीरा की डेथ हो गई थी जब किशोर सिर्फ 1 साल का था और किशोर के फादर ने ताकि बच्चे को अच्छे से पाला जाए इसलिए दूसरी शादी अक्का से कर ली थी। इसलिए अक्का जो उर्मी की मदर इन लॉ थी वो सेकंड हो गई और या फिर कह सकते हैं स्टेप मदर इन लॉ। इस पॉइंट पे उर्मी रियलाइज करती है कि जो अक्का थी वो उसको सिर्फ किशोर की माँ बनने के लिए लाया गया था, ना कि किसी की वाइफ बनने के लिए। और वह जो अक्का थी उसे अक्का की जो मैरिड लाइफ थी वो लवलेस थी, उसमें कोई प्यार नहीं था। अक्का को कभी पत्नी की वाली खुशी मिली ही नहीं, वो सिर्फ एक बच्चे को पाल सके इसलिए वह शादी के बंधन में बंध गई। इस बात पे उर्मी को अक्का के लिए सॉरी फील होता है। जब उर्मी वो लेटर्स और डायरीज पेपर्स पढ़ती है तब उसे मीरा की लाइफ के बारे में जानने को मिलता है और वह जान सकती है कि मीरा क्या करना चाहती थी, क्या उसकी इच्छाएं थी और वह क्या कर नहीं पाई। और जो मीरा की प्रॉब्लम थी वो था उसके पति का अधिक प्यार। वह बताती है कि उसका पति जो था मीरा का पति, वह उसे मीरा के लिए प्यार नहीं करता था बल्कि वह खुद के लिए अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए था। मीरा के पति के लिए सिर्फ उसकी डिजायर्स ही मेन थी। उसने कभी भी मीरा की इच्छाओं के बारे में नहीं पूछा कि वह क्या चाहती है। मीरा ने अपनी डायरी में अपनी सभी दिल की बातें लिखी थी। वह बताती है कि वह प्यार चाहती थी, ना कि लस्ट। वह बताती है कि प्यार का मतलब एक दूसरे को समझना होता है, एक दूसरे की फिक्र करना, केयर करना होता है, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना ही प्यार है। लेकिन दूसरी तरफ लस्ट सिर्फ अपना मतलब निकालना है और अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन पूरी करना है और इसका प्यार जैसे वर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। मीरा को अपने हस्बैंड के लस्ट वाले लव से डर लगता था।
लेकिन मीरा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हस्बैंड से शादी हो गई थी और सोसाइटी के अनुसार शादी के बाद जो पति चाहे वो कर सकता है। और जब शादी के बाद मीरा का बच्चा हो जाता है तो वह खुश हो जाती है कि उसका एक बच्चा हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीरा की डेथ हो जाती है। उसका बेटा किशोर जब सिर्फ 1 दिन का था तभी मीरा की डेथ हो गई थी। तब उर्मी सोचती है कि पूरी उम्र मीरा ने सिर्फ दुख सहा, लेकिन जब वह अपने बेटे से खुश हो गई तब उसकी डेथ हो गई। तब उसे मीरा के लिए बुरा लगता है। जितने टाइम की उर्मिला ने लीव ली होती है, जैसे कि वो लेक्चरर थी, उतने दिन वह घर पे रहती है और उसके लीव खत्म होने के बाद उर्मी फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है और अपने डेली रूटीन के काम में बिजी हो जाती है। एक दिन वह एक रेप केस में के बारे में जानती है और हॉस्पिटल पहुंच जाती है जहां उसकी फ्रेंड वना होती है जो एक मेडिकल सोशल वर्कर होती है और जो रेप विक्टिम है उसका नाम कल्पना होता है। इसमें एक और करेक्टर के बारे में हम जानेंगे, कल्पना। कल्पना जो थी वो एक खूबसूरत यंग लड़की थी और जो एक पुअर बैकग्राउंड, लोअर क्लास बैकग्राउंड से थी और उसकी मदर का नाम शकुताई था। शकुताई के 3 बच्चे थे, कल्पना, संध्या और एक बेटा। शकुताई का हस्बैंड उनके साथ नहीं रहा, सो शकुताई के ऊपर पूरी जिम्मेवारी हो गई कि वह बच्चों को संभाले और घर को भी देखे। शकुताई की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम सुलोचना और इसे सुल्लू नाम से यहाँ जाना गया है। जो सुल्लू होती है उसका हस्बैंड जो होता है प्रभाकर होता है और वह जो सुल्लू होती है उसका शादी के काफी टाइम बाद भी बच्चा नहीं होता, इसलिए उसे डर रहता है कि उसका तो कोई बच्चा नहीं है, इसलिए उसका पति प्रभाकर कहीं दूसरी शादी न कर ले। इसका उसे हमेशा डर लगा रहता है। वह सोचती है कि अगर उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली तो वह उसे घर से बाहर निकाल देगा। जो प्रभाकर होता है वह शकुताई को बताता है कि वह कल्पना से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। इस बात पर शकुताई और सुल्लू दोनों एग्री हो जाते हैं क्योंकि सुल्लू भी सोचती है अगर प्रभाकर कल्पना से दूसरी शादी करेगा तो जैसे कि सुल्लू कल्पना की मौसी है तो वह प्रभाकर उसे घर से बाहर भी नहीं निकालेगा और वह खुशी से रह सकते हैं। शकुताई को भी प्रभाकर एक अच्छा आदमी लगता है और वह सोचती है कि वह कल्पना से प्यार करता है, सो वह कल्पना को खुश रखेगा। बट जो कल्पना होती है उसके अपनी इच्छाएं और सपने होते हैं। वह एक और लड़के से प्यार करती है और वह उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वह प्रभाकर से शादी करने को इनकार कर देती है। इस बात से प्रभाकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है वह और उसका रेप कर देता है। कल्पना बेड में लेटी होती है हॉस्पिटल के बेड पे और बाहर उसके बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। शकुताई नहीं चाहती कि यह रेप का केस पुलिस तक जाए क्योंकि वह सोचती है अगर यह बात सोसाइटी बाहर के लोगों तक पहुंच गई तो वह उनका नाम, उनकी फैमिली का नाम खराब हो जाएगा और कोई भी शकुताई की दूसरी बेटी संध्या से शादी नहीं करेगा, इसलिए वह नहीं चाहती कि यह बात पुलिस तक पहुंचे। वह चाहती है कि इसे एज एन एक्सीडेंट लिया जाए और रेप का केस बना के इसे और मुश्किल ना कर दिया जाए। कोई भी इस केस पे सीरियस एक्ट नहीं ले रहा है होता, प्रीति, इनी, वरना सभी जो होते हैं वो सिर्फ उन्हें सिंपैथी देते हैं, सहानुभूति देते हैं और वो जाके यह बात उर्मी को बताते हैं। जो शकुताई होती है वह इसका कारण, इस रेप का कारण सिर्फ उर्मिला को ठहराती है। वह बताती है कि वह सोचती यही है कि उसके साथ ऐसा तब हुआ क्योंकि वह मॉडर्न स्टाइल के कपड़े पहनती थी और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी रहती थी अपने मॉडर्न वे से, कपड़ों के ढंग से और जैसे कि मेकअप तैयार होने से। शकुताई को यही कारण लगता है कि यही उसका कारण है। लेकिन जो उर्मी होती है वह चुप नहीं बैठी रहती, वह अपनी एक जर्नलिस्ट फ्रेंड को वो यह स्टोरी बताती है और कहती है कि इसे पब्लिश कर दो
और वह उसकी फ्रेंड इसे स्टोरी को पब्लिश करती है, जिस कारण जो शकुताई होती है उसे सारी सोशल अटेंशन हो जाती है और जो बाहरी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रेज होते हैं। असेंबली होती है जो, वो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ को बोलती है कि तुम कल्पना को अपने पास ही रखो। इस तरह से जो उर्मी होती है वो साइलेंस को तोड़ देती है और जो विक्टिम है उसकी फैमिली को जस्टिस दिलाती है। पुलिस भी ऐसे केस के ऊपर कोई भी काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ऐसे केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। बट जब ये सोसाइटी सारे बाहर में ये बात फैल गई तो पुलिस को भी इसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ा। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि इसका जो कल्प्रिट था जिसने ये काम किया वो और कोई नहीं बल्कि प्रभाकर ही था, सुल्लू का हस्बैंड। जब यह बात सुल्लू को पता लगती है तो वह दुखी हो जाती है और सुसाइड कर लेती है। इसी तरह स्टोरी में दिखाया गया है कि सोसाइटी में जो मेल डोमिनेट पावर है वो कितनी ज़्यादा है। और यह स्टोरी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ली गई है। जो शशि देशपांडे इस नोवेल की ऑथर हैं वो खुद भी एक फीमेल है और वह फीमेल को इक्वल राइट्स दिलाना चाहती हैं सोसाइटी में। उन्होंने यह फेमिनिस्ट स्टोरी लिखी। इसी तरह से जो नोवेल होती है वो एक ऑप्टिमिज्म, आशावादी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और जो इसमें मेन थीम है वो है थीम ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और जो एक एक दूसरे से बांध के रखती है और यह बताती है कि किस तरह से सोसाइटी सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना न भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस नोवेल में मेनली जो वुमेन है जो उनके ऊपर डोमिनेंस मेल के द्वारा होता है वही दर्शाया गया है कि मेल पावर जो है वो कितनी स्ट्रांग है और वह किस तरह से वुमेन के ऊपर अपनी पावर को आजमाते हैं। इस नोवेल में आप सभी को पहले तो सब कैरेक्टर्स पता होने चाहिए कि किसका क्या नाम और कौन इस नोवेल में मेन कैरेक्टर्स हैं, और जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स हैं कैरेक्टर्स में वो आपको पता होने चाहिए। एक बार मैं फिर से आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता दूं तो उर्मिला, जिसको शॉर्ट में उर्मी कहा गया है नोवेल में, वो इसका मेन कैरेक्टर है। उसके बाद उसके बच्चे कार्तिक एंड अनु, जिसकी डेथ हो गई है अनु की। एंड उसके बाद उसका हस्बैंड किशोर, जो ज़्यादातर टाइम बाहर रहता है और जो वना का भाई भी है। और इस स्टोरी में उसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं गया है। उसके बाद वना जो उर्मी की चाइल्डहुड फ्रेंड होती है एंड उसकी सिस्टर इन लॉ भी होती है किशोर की, क्योंकि वो बहन थी। उसके बाद आ जाते हैं बायजी एंड अज्जू, उर्मी के ग्रांड मदर एंड ग्रांड फादर, जिसके साथ वो बचपन में रहती है। एंड उसके बाद जो है वो उसके मदर इन लॉज हैं मीरा एंड अका, जिसमें से मीरा उसकी रियल मदर इन लॉ है एंड जो अका है वो स्टेप मदर इन लॉ है। उसके बाद जो दिवाकर है वो मेल सर्वेंट है, जिसके साथ बचपन में उर्मी को रख दिया गया था उसकी माँ के द्वारा। अमरट अमरट जो उर्मी का भाई है, इसके बारे में भी कोई ज़्यादा बात नहीं की है स्टोरी में। इसके बाद इन्नी जो उर्मी की मदर है एंड उसके बाद उसके फादर, जिनका नाम तो नहीं पता बट उनके बारे में भी थोड़ी बहुत बातें की गई हैं। उसके बाद आ जाती है कल्पना जो रेप विक्टिम है। उसके बाद शकुताई जो कल्पना की मदर है। और इस स्टोरी में दिखाया गया है कि पहले उर्मी कैसे नाराज़ होती है अपनी माँ से भी, लेकिन बाद में जब उसे पता चलता है कि यह सारा कसूर उसके फादर का था तो वह जानती है कि सोसाइटी में मेल डोमिनेंस कितनी ज़्यादा है। एंड उसके बाद उसे जितनी भी स्टोरीज पता लगती हैं वह उनसे जान पाती है कि वुमेन को सोसाइटी में सेकेंडरी पोजीशन पे ही रखा गया है और जो मेल है वह वुमेन के ऊपर डोमिनेंस करते हैं।
और स्टोरी के एंड में उर्मी जो होती है वो एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर के रूप में दिखाई गई होती है। वह अपने दुःख से बाहर आ गई होती है और वह अब अपनी लाइफ को फेस करना चाहती है। वह जान जाती है कि अगर हम लाइफ को अच्छे से सुलझा लें तो हम इसमें ब्राइट साइड से भी जी सकते हैं और जो मुश्किलें हैं वो सबकी ज़िंदगी में आ जाती हैं।